हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया है आसान किया है, अब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, हम पढ़ रहे थे शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। क्या? शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। हमने ब्लड को देख लिया था, ब्लड किस किस से बना होता है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त समूह, रक्त समूह। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप है, ये दो प्रकार का होता है। ए बी ब्लड ग्रुप और आर एच ब्लड ग्रुप है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जी ए बी ओ समूह है, यह आर एच समूह है। तो रक्त है, रुधिर आरबीसी पर प्रतिजन के आधार पर एबीओ समूह को किसके आधार पर बांटा है? तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर, एंटीजन के आधार पर इसे बांटा गया है। प्रतिजन के आधार पर। तो आर एस समूह है, आर एस समूह कुछ 80% मनुष्यों में उपस्थित होता है, 80% में उपस्थित होता है और 20% में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एबीओ समूह के बारे में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। थोड़ी स्लो ही बोले, ठीक है। अब हम देखेंगे एबीओ समूह, एबीओ समूह। इसमें कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ए है आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर। आरबीसी है जी, अपनी आरबीसी है। आरबीसी, इस पर प्रतिजन क्या है? ए है। तो प्लाज्मा में क्या होगी जी? जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में इसके विरुद्ध बी प्रतिरक्षी होगी। प्लाज्मा में, प्लाज्मा में क्या है? बी एंटीबॉडी है। यदि आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है, यदि आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है, तो प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी। क्योंकि ए तो आरबीसी की सतह पर है, तो ए को नहीं मारेगा जी, इसके विरुद्ध, यानी ए के अलावा और बी आएगा जो, तो उसको खत्म कर देगी, इसलिए प्रतिरक्षी क्या होगी? बी होगी। इसी प्रकार यदि ब्लड ग्रुप बी है, यदि ब्लड ग्रुप बी है, तो हमारी आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन होगा? बी। बी। और प्लाज्मा में क्या है जी? मान लो प्लाज्मा, प्लाज्मा में कौन सी प्रतिरक्षी है? ए। जी है, तो ए प्रतिरक्षी। इसी प्रकार हमारा ब्लड ग्रुप ए भी है, तो आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, दोनों प्रतिजन है। जब आरबीसी की सतह पर दोनों प्रतिजन है, तो प्लाज्मा में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होगी, यानी शून्य होगी या ओ प्रतिरक्षी, ओ प्रतिरक्षी होगी। ठीक है दोस्तों। और जब
ब्लड ग्रुप ओ है तो आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रतिरक्षी होगी, ए भी होगी और बी भी होगी। तो कौन सी, दोनों प्रतिरक्षी होगी। ठीक है, अपन इसे आप बनाइए, इसके बाद एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। रक्त समूह है आरबीसी की सतह पर प्रतिजन जी हो जाएगा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, और रक्त हो जाएगा आरबीसी की सतह पर प्रतिजन, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, और इसमें हो जाए रक्तदाता समूह है। रक्तदाता समूह है। ठीक है दोस्तों, अब कितने प्रकार की रक्त समूह हैं? एक ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, चार प्रकार के रक्त समूह हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, यदि हमारा रक्त समूह ए है तो आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन होगा? ए प्रतिजन होगा। कौन सा? ए प्रतिजन होगा। ए प्रतिजन होगा। और प्लाज्मा प्रतिरक्षी क्या होगी? बी प्रतिरक्षी होगी। ठीक है, अब यदि रक्त समूह बी है, जिसका रक्त समूह बी है, आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन होगा? तो आरबीसी की सतह पर बी प्रतिजन होगा और प्लाज्मा में ए प्रतिरक्षी होगी। यदि रक्त समूह ए बी है, रक्त समूह ए बी है, तो आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन होगा? आरबीसी की सतह पर ए बी है और बी दोनों प्रतिजन है, और इसमें कौन से प्रतिरक्षी है? कोई भी शून्य प्रतिरक्षी है। यदि रक्त समूह ओ है तो इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं है और प्रतिरक्षी ए है और बी है। ठीक है, अब रक्त समूह ए है जी किससे रक्त ले सकता है? ए से भी ले सकता है और ओ से। इसी प्रकार रक्त समूह बी है, जे किससे रक्त ले सकता है ब्लड? ये बी से भी ले सकता है और ओ से। ए भी रक्त समूह है जी सबसे रक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी क्या है? अनुपस्थित है। तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ओ वाला रक्त समूह केवल ओ वाले से ही रक्त ले सकता है। तो आप देख रहे हो वो इधर भी दे रहा है, वो उधर भी है और इधर भी है, वो यानी ओ रक्त समूह है जी सबको अपना ब्लड दे रहा। तो सर्वदाता कौन हो गया? सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता हो गया ओ और सर्वग्राही कौन हो गया? ए, क्योंकि ये सभी से रक्त ले रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक ना? ठीक है, जी हो गई अपनी ए बी ओ रक्त समूह है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर एच समूह है, आर एच समूह के बारे में पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ना है आर एच समूह। आर एच समूह, इसका नाम आर एच क्यों पड़ा?
क्योंकि यह जीसस बंदर में पाए जाने वाले प्रतिजन के समान था। ये किसके? जीसस बंदर में पाए जाने वाले प्रतिजन के समान था। कौन से? जीसस बंदर में पाए जाने वाले प्रतिजन के समान था। जीसस बंदर में पाए जाने वाले प्रतिजन के समान था। ठीक है, आपने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, तो किसकी कारण होता है? आरएच के कारण होता है। यदि आरएच उपस्थित है, आरएच उपस्थित है, आरएच उपस्थित है तो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव। और आरएच नहीं है, आरएच अनुपस्थित है तो क्या होगा? आरएच नेगेटिव। देखिए, यह भी एक प्रतिजन है, आरएच पॉजिटिव आरएच है, यह एक प्रतिजन है जो हमारी आरबीसी पर पाया जाता है। जैसे आरएच नेगेटिव है और आरएच पॉजिटिव है, इसमें आरएच पॉजिटिव उपस्थित है, आरएच प्रतिजन है, इसमें आरएच प्रतिजन क्या है? अनुपस्थित है। तो मान लो जैसे एक जे है आरएच नेगेटिव, जब आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव एक जैसे जी मेल हो गया, आरएच पॉजिटिव जी हो गया, एक आरएच नेगेटिव फीमेल हो गई। जब इन दोनों की शादी हुई तो इनसे बना जो बच्चा बनेगा, भ्रूण बनेगा, वो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव, क्योंकि आरएच पॉजिटिव है जी, प्रभावी होगा। तो आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव है। लेकिन जब भ्रूण में भ्रूण होता है तो आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव को मतलब पता नहीं होता कि हमारे भ्रूण में प्रतिजन आरएच पॉजिटिव प्रतिजन है, जिसके कारण आरएच नेगेटिव में एंटीबॉडी नहीं बन पाती। क्योंकि ये भ्रूण है ये अपरा द्वारा पृथक रहता है, अपरा केवल गैसों का आदान प्रदान और पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करती है, यह रक्त का आदान प्रदान नहीं करता। तो आरएच पॉजिटिव इसके भ्रूण में है, लेकिन इसमें क्या है? एंटीबॉडी नहीं है आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय ब्लीडिंग होती है, तो आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव का ब्लड आरएच पॉजिटिव के संपर्क में आता है, तो उस टाइम पे माता को पता चलता है कि हमारे भ्रूण में पल रहे भ्रूण है उसमें क्या है? आरएच पॉजिटिव है। तो फिर उस टाइम क्या होता है? एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाती है। तो यानी पहली प्रेगनेंसी तो क्या होती है? सुरक्षित रहती है। पहली प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी तो क्या होती है? सुरक्षित होती है। लेकिन जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो फिर माता के शरीर में क्या हो गए? इसकी आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो गई। आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध क्या हो गई? एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो गई। और जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो पहले से इसके विरुद्ध क्या है? एंटीबॉडी है। तो फिर यह अपना रोक नहीं पाएगी और आरएच पॉजिटिव को अपरा के माध्यम से ब्लड क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, और जिसे दूसरी प्रेगनेंसी में दूसरी प्रेगनेंसी है जी असुरक्षित होती है। इसमें क्या होता है? आरएच एंटीबॉडी का निर्माण पहले हो गया है और इधर क्या है? आरएच पॉजिटिव। तो आरएच एंटीबॉडी है ये पॉजिटिव वाले को खत्म कर देगी। तो इसमें क्या होता है? वो आरबीसी नष्ट कर देता है, आरबीसी को नष्ट कर देता है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, यानी खून की कमी हो जाती है। बच्चे में खून की कमी हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं। और इसमें कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस स्थिति से बचने के लिए जब प्रथम प्रेगनेंसी होती है
तो इसलिए हमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो प्रथम प्रेगनेंसी के तुरंत बाद हमें RH पॉजिटिव मतलब प्रतिरक्षी वो टीका लगवाना पड़ता है, जिससे दूसरी जो बनने वाली एंटीबॉडी है वो नष्ट हो जाती है और दूसरी प्रेगनेंसी हमारी सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, और इस स्थिति को आरबीसी नष्ट हो जाती है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस कहते हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट करिए। ठीक है, इसके बाद अपन को पढ़ना है ब्लड क्लोटिंग, रक्त जमाव। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ना है रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, आप देखते हैं जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है। इसी को ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। रक्त का थक्का जम जाता है उसे वहां पर, उस जगह पर जहां पर चोट लगी है, इसे ये होता है ब्लड क्लोटिंग। अब देखिए, एक रक्त प्लाज्मा है। ये क्या है? रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। रक्त प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं यह। और रक्त प्लाज्मा में ही एक निष्क्रिय प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या है? निष्क्रिय प्रोटीन। निष्क्रिय प्रोटीन। निष्क्रिय प्रोटीन का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? निष्क्रिय प्रोटीन, जिसका नाम प्रोथ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज है। थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज इस निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय प्रोटीन थ्रोम्बिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन में बदल देता है। रक्त प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या है? एंजाइम। रक्त प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये निष्क्रिय प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा में ही पाई जाती है। निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोकाइनेज है, निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। ठीक है, निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। और एक रक्त प्लाज्मा में और निष्क्रिय प्रोटीन पाई जाती है जिसका क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। 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 फाइब्रिनोजन ये भी क्या है? निष्क्रिय प्रोटीन है। निष्क्रिय प्रोटीन है। तो अब ये थ्रोम्बिन बना नहीं, थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन निष्क्रिय प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है।
जी आएगा थ्रोम्बिन इधर पे। थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन है इस निष्क्रिय प्रोटीन प्रोटीन फाइब्रिनोजन को किसमें बदल देता है? फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन है जो निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो जी क्या हो जाती है? एक सक्रिय प्रोटीन। यह भी एक सक्रिय प्रोटीन बन गई थी। सक्रिय प्रोटीन होती है। अब कटी हुई स्थान पर कौन कौन जाता है? फाइब्रिन, फाइब्रिन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन। ये तीन कौन कौन सी? फाइब्रिन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन है जो कटी हुई स्थान पर हमारे घाव पर जाते हैं और उधर पर जमा हो जाते हैं। यही क्या है? रक्त स्कंदन है या ब्लड फ्लोटिंग है। वही एक कैसी प्रक्रिया है? सोपानी प्रक्रिया है, क्योंकि पहले जो इसमें आया इससे जे बना थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ने किसको सक्रिय किया? इसको फाइब्रिनोजन को। तो यह एक श्रृंखलात्मक श्रृंखलात्मक या सोपानी विक्रम है। सोपानी विक्रम है। यह एक श्रृंखलात्मक या सोपानी विक्रम है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक बार और समझ लेते हैं रक्त स्कंदन ब्लड क्लोटिंग को। रक्त प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। और रक्त प्लाज्मा में ही एक प्रोटीन पाई जाती है निष्क्रिय अवस्था में जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज है, ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें सक्रिय कर देता है? थ्रोम्बिन में सक्रिय कर देता है। ठीक है, अब जो थ्रोम्बिन बन गए, अब जो थ्रोम्बिन है एक निष्क्रिय प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन है जो फाइब्रिन में सक्रिय कर देता है। और फाइब्रिन ये प्रोटीन के तंतु होते हैं। तो फाइब्रिन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन तीनों मिलकर उस कटे हुए भाग पर जाएंगे और रक्त स्कंदन कर देंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब अपन को पढ़ना है लसिका या ऊतक द्रव। ऊतक द्रव क्या है? मान लो जी क्या है? यह क्या है? कोशिकाएं हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह है जिसे क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो इससे क्या आया? ये धमनी आई। धमनी आई, ये क्या है? O2 युक्त रक्त को लाएगी और इधर से क्या निकलेगी? सिरा। जो CO2 युक्त रक्त है इसको वापस ले जाएगी। ठीक है, ये है कोशिकाओं का मान लो एक समूह है। इधर से क्या निकलती है? पतली पतली केशिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ऐसी केशिकाएं निकलती हैं काफी सारे इसके बीच से।
जी क्या है, कोशिकाओं का एक समूह है जिसे अपन ऊतक कहते हैं। धमनी है, ये O2 युक्त रक्त को, ऑक्सीजनित रक्त को कोशिकाओं तक लाती है। और सिरा है, ये वेन है, ये CO2 युक्त रक्त को, बी ऑक्सीजनित रक्त को कोशिकाओं से बाहर वापस ले जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजनित रक्त ऊतक में आता है, जब ऑक्सीजनित रक्त है ये ऊतक में आता है, तो रक्त कोशिकाओं से, इससे कोशिकाओं से किस कौन कौन से पदार्थ, बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ को छोड़कर, बड़े प्रोटीन यानी बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ को छोड़कर, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर, इन कोशिकाओं से एक पदार्थ स्रावित होता है जो जल और जल में घुलनशील होता है। कौन सा पदार्थ? जल और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील पदार्थ एक स्रावित होता है। इन रक्त कोशिकाओं से एक पदार्थ स्रावित होता है। इन कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? पदार्थ होता है जो जल और जल प्लाज्मा के समान होता है, मात्र उसमें प्रोटीन नहीं होती है। बिल्कुल प्लाज्मा की सेम होता है, उसमें प्रोटीन अनुपस्थित होती है, क्योंकि इसमें बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अनुपस्थित होते हैं। तो इन रक्त कोशिकाओं से, इन कोशिकाओं से क्या होता है, जल और जल में घुलनशील पदार्थ है जी निकलते हैं, जिससे इधर पर क्या होता है, इसका ये होती है एक भित्ति। इसकी कोशिका कैसी होती है? ये है केशिका। ये क्या है? केशिका। केशिका है, इसकी एक भित्ति होती है, इसकी भित्ति है, सिंगल लेयर होती है, और इसमें 3 लेयर पाई जाती है। धमनी में कितनी लेयर पाई जाती है? इसमें 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। तो एक लेयर से, एक भित्ति से मतलब आदान प्रदान सरल होगा कि 3 से? तो निश्चित रूप से एक भित्ति वाली केशिका से आदान प्रदान है ये सरल रूप से होगा। तो O2 और CO2 का और पोषक पदार्थों का इधर पे क्या होता है, ऊतकों में क्या होता है, इससे आदान प्रदान होता है। ठीक है, धमनी और सिरा है, इसकी भित्ति 3 झिल्लियों से बनी होती है। जैसे कौन कौन सी? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। इसी प्रकार से सिरा की होती है। और केशिका है, इसकी केवल सिंगल लेयर की होती है। तो ये है ना, कोशिका से क्या निकलता है? जल और जल में घुलनशील पदार्थ निकलते हैं, केवल बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ को छोड़कर हमारी कोशिका से बाहर निकलते हैं जल और जल में घुलनशील पदार्थ। इसी के द्वारा गैसों का और पोषक पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और इसी को क्या कहते हैं? ऊतक द्रव। इसी को हम ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। इसी को हम ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। इसका बस मेन काम क्या है? यही है, कार्य क्या है कि गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन और हार्मोन का परिवहन। जी इसका कार्य है, किसका? ऊतक द्रव का। ठीक है, इसकी कौन कौन सी लेयर है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ऐसे इसकी जी बाहर वाली हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना। जी है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, और जी क्या है? ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ये 3 भित्ति वाली होती हैं, और ये केवल इसमें एक भित्ति पाई जाती है केशिका में, कैपिलरी में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के माध्यम से हमारे गैसों का और पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आप ऊतक द्रव का स्क्रीनशॉट लीजिए इसका,
और नोट करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।